आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। शुरुआत करते हैं खबरों की। किसान बिल के विरोध में संसद से सड़क तक विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस बिल को मंजूर नहीं करने की गुहार लगाई है। संसद से सड़क तक किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नेता पराली लेकर संसद परिसर में घूम रहे हैं तो किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। पंजाब में पाजी की सूखती हुई पॉलिटिक्स भी लहलहा उठी है। विपक्षी सांसद किसान बिल पर दस्तखत न करने की गुहार लगाने राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गए हैं। रिफॉर्म के बदले डिफॉर्म कर रहे हैं। हमने मंडीकरण किया था, इन्होंने मंडीहरण करना चाहते हैं। सरकार को दोबारा इस पे विचार करने के लिए आप मजबूर कीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान की किसान और मजदूर नहीं बच पाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि जिसकी बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा। ये कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ अभी देख लिए, पिछली साल मक्का 2200 रुपया बिक रही थी, अब बिक रही है 1000। एमएसपी आपके 1840 है। ये जो इमरजेंसी के खिलाफ बोलते हैं, अनअनाउंस्ड इमरजेंसी है देश में। किसानों के न्याय के लिए हम आखिरी सांस और दम तक लड़ते रहेंगे। बिहार के डीजीपी पद से इस्तीफा देते ही गुप्तेश्वर पांडे ने सियासी रण में उतरने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन शिवसेना उन पर हमलावर हो गई है। भी किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमने किसी की मदद की या किसी के अनुष्ठान पहुंचे, मैंने छोड़ दिया। निष्पक्षता की रटमारी कर रहे गुप्तेश्वर पांडे ने वर्दी छोड़ते ही ये इशारा कर दिया कि वो सियासत के मैदान में कूदने ही वाले हैं। लेकिन सुशांत केस में पहले से ही पांडे की भूमिका पर सवाल उठा रही शिवसेना का मानना है कि जनता की अदालत में उन्हें हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। जो पार्टी उन्हें टिकट देगी उसे भी जनता नकार देगी। कोई पाप है चुनाव लड़ना? गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनइथिकल है क्या? जो उनको उम्मीदवार बनाएंगे उनके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी। गुप्तेश्वर पांडे ने अभी अपनी सियासी पारी को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन शिवसेना और आरजेडी की नजर में उनका ठिकाना बीजेपी या फिर जेडीयू ही हो सकते हैं। सुशांत केस में बिहार के डीजीपी के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे की बयानबाजी और तेवर से भड़की शिवसेना ने उन्हें सियासी मोहरा बता डाला, तो आरजेडी भी उनके माइंडसेट को सत्ता पक्ष से जोड़ रही है। पॉलिटिकल एजेंडा था और डीजीपी बिहार एक मोहरे के रूप में उनका यूज हो रहा था। हमने जो भी किया है सुशांत के केस में, एक एक एक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब वर्डिक्ट दे दिया कि सब सही था, संवैधानिक था। अब वो कौन दल में जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उनका जो माइंडसेट है ये तो कुछ दिनों से दिख रहा था लोगों को। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की खातिर सुशांत की गर्लफ्रेंड को औकात दिखाने वाले गुप्तेश्वर पांडे की सियासी जुड़ाव जगजाहिर है और माना जा रहा है वो जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। डीजीपी के पद पर रहते सीएम की तरफदारी और वर्दी उतारने के बाद भी नीतीश की वफादारी, इशारा साफ है कि गुप्तेश्वर पांडे की सियासी पारी कहां से शुरू होने वाली है। ये और बात है कि पांडे जी को अभी सीट और पार्टी का नाम लेने से परहेज है। मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि वे अपनी विचारधारा चुन सकते हैं, राजनीतिक दल चुन सकते हैं, राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहीं से गैर कानूनी भी है नहीं। अब वो कौन दल में जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उनका जो माइंडसेट है ये तो कुछ दिनों से दिख रहा था लोगों को। गुप्तेश्वर पांडे का पैतृक गांव बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है और माना जा रहा है कि वो बक्सर विधानसभा से ही जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सूत्रों की माने तो गुप्तेश्वर पांडे ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। गुप्तेश्वर पांडे अब बिहार के डीजीपी नहीं है, लेकिन वर्दी में रहते हुए भी वो अक्सर अपनी अगली पारी का इशारा करते रहे। सुर्खियों के लिए तमाम तरह की लीलाएं करते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दारू का धंधा करेगा, वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कि एसपी हो, कि डीआईजी हो, कि अधिकारी हो, कि नेता हो, कोई भी हो, कोई हाई प्रोफाइल नहीं मेरे लिए। गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। वर्दी में रहते भी गुप्तेश्वर पांडे के एक्शन उनकी अगली पारी का इशारा दे रहे थे। खादी और खाकी के बीच का फासला शायद 20 फीट से भी कम था, जो बिहार और यूपी को बांटने वाली इस नदी की चौड़ाई है।
ये देखिए, ये बिहार है। मैं अभी बिहार में हूँ, नदी की इस पार। यहाँ से 20 फीट के बाद ये यूपी का देवरिया जिला। सुर्खियों के शौकीन गुप्तेश्वर पांडे को अपनी जिम्मेदारी पर सवाल गवारा नहीं था। मीडिया कर्मियों को हड़काने में भी उन्हें गर्व महसूस होता था। या तो नया नया पत्रकारिता सीख रहे हैं, या आपको सलीका नहीं है क्या सवाल करना चाहिए। ये कोई थप्पा देने वाला है क्या कि आज से अपराध बंद? ये कोई दे सकता है? भगवान भी। डीजीपी रहते पांडे जी ने कई थानेदारों को सिर्फ इसलिए लाइन हाजिर कर दिया क्योंकि उन्होंने फरियादियों से बदजुबानी की, लेकिन खुद के लिए कोई आचार संहिता नहीं बनाई। फोन करने वाले पत्रकार को गाली देने से भी नहीं चूके। पैसा सुनने के लिए, दलाली करने के लिए सब पत्रकार से लेकर पुलिस से लेकर थाना से लेकर एसपी से लेकर सब लोग कालू का पैसा खाते हो। पुलिस की वर्दी में भी उन्हें वायरल होने का चस्का था। कोरोना काल में उनके कई संदेश सोशल मीडिया पर हिट हो गए। सटला तो गैला बेटा, सटहू की जरूरत नहीं कि 1 मीटर पहले ही से धर लेता, मुंह पर मास्क लगा के रखी। एक बार तो ब्रिटेन में अपनी कार पर बैठे बैठे पांडे जी भारतीयों को कोसने लगे। हमारे यहाँ तो कानून की इज्जत करना जानते ही नहीं है, भी बहुत कम है। डीजीपी के पद पर रहते हुए अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाले गुप्तेश्वर पांडे को एक बार नीतीश कुमार को भी नसीहत देनी पड़ी। मीडिया के आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले। हालांकि वर्दी में रहते हुए सियासी मंसूबे पालने वाले पांडे जी कई बार निशाना चूक गए। गोलियां खूब दागी, लेकिन लक्ष्य पर एक भी नहीं लगा। एमपी में किसान कर्ज माफी को लेकर कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस पर अब बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ से बयानबाजी हो रही है। सच क्या है, देखिए। एमपी में उपचुनाव से पहले किसान कर्ज माफी कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का, तो वहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ऐसे में शिवराज सरकार के कृषि मंत्री का सदन में कर्ज माफी को लेकर लिखित कबूलनामा ने बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है कि आखिरकार अब वो किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस को झूठा साबित कैसे करेगी। दरअसल किसान कर्ज माफी पर सोमवार को विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से लिखित जानकारी के साथ एक सूची जारी की गई है, जिसमें बाकायदा कांग्रेस सरकार के दौरान एमपी के 51 जिले के 26,95,381 किसानों के 11,64,698 रुपए की कर्ज माफी की पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में अब सरकार और विपक्ष में फिर से ठन गई है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे। सरकार ने स्वीकार किया है कि चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने करा है। अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी गई है, इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। इस मामले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी पुलिस बैंड बाजे के साथ बाहुबलियों पर नकेल कसने के लिए कैसे निकली है, ये भी आपको विस्तार से दिखाते हैं। बैंडबाजी के साथ यूपी पुलिस की ये बारात निकली है राज्य के बाहुबलियों पर नकेल कसने, जहां ऑपरेशन नेस्तनाबूद के जरिए बाहुबली नेताओं के आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए पुलिस बैंडबाजी के साथ चल रही है, फिर माइक लेकर मुनादी भी कर रही है। शुरू किया गया है और समस्त जनता को ये हिदायत दी जाती है कि अगर उन्हें कहीं मालूम पड़ता है कि अपराधी ने नंबर 2 की संपत्ति कहीं अर्जित कर रही है, तो अब वो हमें पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे हम अग्रिम कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऑपरेशन नेस्तनाबूद चलाकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के तमाम बाहुबलियों का आर्थिक साम्राज्य नष्ट करने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक तमाम जिलों में बाहुबलियों की संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया गया या फिर ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई बाहुबलियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया, जगह जगह छापेमारी की और अवैध जमीनों से कब्जा हटाया। अपराध कर रहे हैं या जो पनाह देते हैं या जो लोगों को धमकाते हैं, जमीन का धंधा करते हैं, इसकी सूचना हम कुछ दिन से कलेक्ट कर रहे थे और आज एक साथ 42 जगहों पर इसकी रेड की गई है। एनसीबी के रेडार पर अब बॉलीवुड की बड़ी मछलियां आ गई हैं। आज एनसीबी ने ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण समेत 6 एक्ट्रेसेस को समन भेजा है।
एनसीबी ने ड्रग्स मामले में आज दीपिका पादुकोण समेत 6 बॉलीवुड एक्ट्रेस को समन भेजा है, जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, सिमोन खनबाटा, करिश्मा प्रकाश, श्रुति मोदी का नाम शामिल है। एनसीबी ने श्रुति मोदी और जया साह, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और उनके व्हाट्सएप चैट में इन अभिनेत्रियों के नाम सामने आने के बाद समन भेजा है और अगले 3 दिन के अंदर सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें कल यानी 24 सितंबर को रकुल प्रीत और सिमोन खनबाटा से पूछताछ होगी। तो वहीं 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। दीपिका इन दिनों गोवा में है, जहां समन मिलने के बाद वो लगातार अपने वकीलों से संपर्क में बनी हुई है, जबकि 26 तारीख को सारा अली और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब अनुराग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवा दी है। पायल मंगलवार रात 8 बजे मुंबई के वर्सोवा थाने पहुंची थी, जहां एफआईआर की कार्रवाई 11 बजे तक जारी रही। पायल के वकील नितिन सातपुते ने कहा है कि अनुराग के खिलाफ रेप, गलत हरकत और महिला के साथ अमर्यादित आचरण करने के मामले में दर्ज कराई गई है एफआईआर। आज वर्सोवा पुलिस थाने में यहाँ जो विक्टिम है, मेरी क्लाइंट है, उन्होंने ये जो अभियुक्त है आरोपी के खिलाफ 376(1), 354, 341, 341 और 42 के तहत ये मामला दर्ज किया है। उनके साथ जो प्रताड़ना की गई, उनको सेक्सुअली हरास किया गया था, उसके बारे में ये शिकायत दर्ज हुई है। पायल घोष का आरोप है कि 4 से 5 साल पहले अनुराग ने उनके साथ गलत हरकत की थी, जिसके सबूत भी उनके पास हैं। अपनी शिकायत के बाद उन्होंने अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत हो गई है। कर्नाटक से आते हैं सुरेश अंगड़ी और केंद्र में रेल राज्य मंत्री, इनको कोरोना हुआ था सुरेश अंगड़ी को, और दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। और अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि कोरोना से रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की मौत हो गई है। जैसा मैंने पहले बताया, कई बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं सुरेश अंगड़ी, कर्नाटक से आते हैं। कुंदन सिंह और जानकारी दे रहे हैं। कुंदन, क्या खबर है? हाँ, बिल्कुल 4 बार के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद थे और पहली बार केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। और हाल ही में वो कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में अपने क्षेत्र में फंसे थे, लेकिन आने के बाद पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले उनका कोविड जांच कराया गया था, जिसमें पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। हालांकि चीजें कंट्रोल थी, लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी है और शाम 8:30 बजे वो उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने अंतिम सांस लिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अस्पताल की तरफ से एक बयान आएगा और इसके बाद जो चीजें आगे बढ़ेगी, लेकिन ये बड़ी घटना है और एक बड़ी क्षति है कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री कोरोना से मौत का शिकार हो गया। कर्नाटक से आते थे, पेशे से शिक्षाविद थे, बहुत सारे उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी चलते थे और बहुत ही शुक्रिया कुंदन। फिलहाल समय इतना ही है कुंदन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और कोरोना की वजह से ही आप जानते होंगे, संसद सत्र जो चल रहा था उसे भी अनिश्चितकाल के लिए आज ही स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि 30 से ज्यादा सांसद और कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए थे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगा दिया, सितंबर में मुंबई शहर कैसे बन गया समंदर, देखिए। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया है। कल से हो रही इस आफत की बारिश में कई इलाके डूब गए हैं। सड़कों से लेकर रेल की पटरियों तक सब जलमग्न है। लोकल ट्रेन और बस सेवाएं ठप हो गई हैं। मुंबई में पिछले 12 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस समय आवश्यक सेवा के लिए जो लोकल ट्रेनें चलाई जा रही थी, सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनें इस समय रुक गई हैं। कई स्टेशनों पर पानी भर गया है और वेस्टर्न की अगर बात करें तो वेस्टर्न में आप देखिए कि रोड पर हैवी ट्रैफिक है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबईकर की हालत अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अंधेरी इस इलाके में हूँ, जहाँ पर ये दुकानों में करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी चले गया है। यहाँ बारिश की वजह से पूरा गटर का जो पानी है वो अंदर जा चुका है। और कोरोना काल में जिस तरह हमने बात की कि कितना ये घातक हो सकता है। मुंबई के नायर अस्पताल में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। नायर अस्पताल एक कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल है, जहां पानी में बैठने को मजबूर हुए डॉक्टर और मरीज। अस्पताल का सामान भी पानी में तैरता हुआ कैमरे में कैद हुआ। भारी बारिश के चलते आज दफ्तरों में छुट्टी की गई और लोगों को बेवजह बाहर न निकलने की अपील की गई।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।